हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अभी तक अपने इस सीरीज में, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट फिजिक्स ओवरव्यू ले रहे हैं, हमने इसमें अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किए हैं। इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि हमने इसमें सारे ही चैप्टर्स जो फर्स्ट बुक से रिलेट करते हैं उसमें हमने वो सब चीजें कवर की हैं और आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से देखा होगा और जाना होगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे बता देता हूं, आपकी तैयारी जिस लेवल की चल रही है ये डिसाइड करता है आपकी रिवीजन से, आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। ये वीडियोस बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से सुनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक कंप्लीट फिजिक्स में आपके कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन की तरह से आपके लिए काम आ सकती हैं। तो आपको इनको सीखते जाना है, तैयार करते जाना है और देखेंगे आप कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। तो ये सीरीज आपके लिए ही बनाई जा रही है और आपको यहां तक रोकेंगे नहीं। आपको ये चीज सिखाने के बाद, आपकी ये कंप्लीट फिजिक्स ओवरव्यू होने के बाद हम लेके आएंगे आपके लिए टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हम कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में बच्चों कोई भी दिक्कत होती है तो आपको सीधा सिर्फ क्या करना है, मान लीजिए आप फिजिक्स ओवरव्यू लेते हैं, दिस इज अ रैपिड रिवीजन, है ना। इसमें हम बहुत तेजी से सारी चीजों को हम कवर करते हैं। तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाना है तो आपको सीधा चैनल पे जाना है, आशाएं चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब के सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे और आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको अब डरने की नहीं है, अब है डटने की जरूरत, क्योंकि हर चीज को आप सीख सकते हैं, अब सिर्फ करने की देर है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं और इस टाइम पे, जो टाइम अब चल रहा है, इसमें बहुत कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं और बस अब करके दिखाना है, सिर्फ करना है और सिर्फ करना है। तो अब आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं, तैयार हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। लेक्चर नंबर हमारा 3rd होने वाला है, कंप्लीट फिजिक्स ओवरव्यू का। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैं बहुत धीरे से और डिटेल में बताने वाला हूं, इसकी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझाने वाला हूं, है ना। ये सब आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जहां तक हमने पार्ट 2 में सीख लिया था, वहां पे हमने रे ऑप्टिक्स की कुछ बातें सीखी थी। आज हम रे ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे, उनके डायग्राम्स जानेंगे और फिर अपने इस फिजिक्स ओवरव्यू में हम आगे लेके चलेंगे आपको वेव ऑप्टिक्स में। बहुत डिटेल में सिखाऊंगा वेव ऑप्टिक्स की चीजें और उसके बाद हम धीरे धीरे डुअल नेचर से होते हुए एटम पे, न्यूक्लियाई पे और फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी पहुंच जाएंगे और इस तरीके से एक एक चीज को कवर कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, क्योंकि आप जब इसको शेयर करेंगे तो उन बच्चों का भी आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट जो है वे भी अपने एग्जाम में ले पाएंगे। क्योंकि ये चीजें बच्चों बहुत एक समराइज्ड वे में आपके लिए तैयार की गई हैं, बहुत समराइज्ड वे में, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें, एक नया मुकाम हासिल कर सकें। इसी तरीके से आपको बस सीखते जाना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब अपने मन से निकाल दीजिए हर तरह का डर और करके दिखा दीजिए अब की बार अपना और अपने घर का और अपने स्कूल का नाम रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं उन्हीं पे बात करूंगा जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बात किसकी कर रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो आपको सबसे पहले जो चीज जरूरी है, जो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जाननी है, ठीक है ना, वो क्या है, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बात। आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के सिखाता हूं बच्चों। क्या होता है, देखिए आपके पास एक लेंस होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ये कैसा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और यहां पे हमने एक लेंस और रखा है, ये इस तरीके से, है ना। ये स्मॉल अपर्चर का है, ये लार्ज अपर्चर का है। इसको मैंने बोला है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है। ये कौन सा लेंस है, दिस इज आई लेंस। तो ये आपका यहां पे हमारी आई होती है, हम यहां से इधर से देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है और ये इस तरीके से। चलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो दोनों के सेंटर से होके जा रही है ना, ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको डायग्राम समझना है बच्चों, है ना। डायग्राम बड़े सिंपल है ना। बस आपको इनकी तैयारी की जरूरत है, एक तैयारी से एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करने की जरूरत है। अच्छा अब मैं आपसे बोलता हूं, ये इसका फोकस है, ठीक है ना, ये इसका फोकस है और फोकस के जस्ट आउटसाइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, इससे दो रेस चलती हैं, एक तो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जाती है बच्चों इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ऐसे,
ठीक है, इस तरीके से जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधे निकल जाती है, जो पैरेलल होती है वो ऐसे करके कहीं इसकी इमेज बना देती है, ये इसका दूसरा फोकस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ ऐसा हुआ है, समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट जो है जस्ट आउटसाइड द फोकस रखा है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली है, एक पैरेलल थी जो कि यहाँ पे इसकी इमेज बना रही है, तो कहीं यहाँ पे इमेज बन गई है ना। ये ए बी था, इसकी इमेज कहां बनी है? ए डैश बी डैश। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस हो तो उसकी इमेज दूसरी तरफ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनती है ना। और फिर क्या होता है, ये आपके पास आई लेंस है, इसका भी अपना एक फोकस होगा, तो एक फोकस बच्चों इसका यहाँ पे है, एफ ई फॉर आई लेंस का फोकस, है ना। तो अगर फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक लेंस है और ये लेंस हो गया और यहां इसका फोकस है, और कोई ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, तो उसकी इमेज कैसे बनती है? एक रे ऐसे चली जाती है, एक ऐसे चली जाती है, और इसको ऐसे पीछे कहीं मिलाते हैं तो ये कहीं पीछे की तरफ मिलती है, इसकी इमेज उसी तरफ बनती है जिधर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है। तो मैंने बोला कि ये जो इमेज बनी है पहले वाली, ये इसके फोकस के अंदर है, ठीक है। तो अब ये फोकस के अंदर है तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक रे पैरेलल जाएगी, है ना, और एक रे कहां से जाएगी? इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे, है ना। आपको क्या करना है, इनको वाइड कर देना है, बहुत ज्यादा वाइड। क्यों करा वाइड? ये क्योंकि आपको इमेज कैसी बनानी है, फोकस के अंदर है तो रियल इन्वर्टेड, तो ये पीछे ही कहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ पे कहीं पे, ये इस तरीके से यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहाँ पे इमेज मिल जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है स्मॉल अपर्चर का, एक आपके पास आई लेंस है लार्ज अपर्चर का। आप इधर से देखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड का फोकस रखा हो तो इसकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है, जो कि इस लेंस के फोकस के अंदर है। तो आप यहां से दो रेज लेते हैं जिनको आपने वाइड किया है, पीछे मिला देते हैं तो इमेज यहां बन जाती है, ये बहुत बड़ी इमेज बन जाती है। दिस इज नोन एज फाइनल इमेज, है ना, ये फाइनल इमेज है, बहुत बड़ी बनी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास लेंस हमने यूज करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया है। आई होप आपने इसको सीख लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड और बातें बताता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों जनरल फॉर्मूला आपको एक तो ये याद रखना है, ये क्या है, चलो मैं आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास दो लेंस है, पहले का कुछ मैग्निफिकेशन रहा होगा m0, है ना, मैग्नीफाई करने का, है ना, दूसरे का me रहा होगा। अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप नाम दिया है, वो भी कंपाउंड वाला, यानी कि आपने दो लेंस यूज किए हैं। अच्छा, m0 इंटू me किया है, m0 इंटू me यानी कि कंप्लीट मैग्निफिकेशन कितना है? अगर पहले लेंस का 2 है और इसका 3 है, तो कंप्लीट मैग्निफिकेशन पूरी जो आपकी इमेज बनेगी उसका क्या होगा? m0 इंटू me, ठीक है ना। इस तरीके से आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी सीख लिया, समझ में आया? इस तरीके से आपको मैग्निफिकेशन को सीखना था। चलिए, तो अब आपने सीख लिया कि मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू क्या होता है? m0 इंटू me। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें बच्चों, मतलब और अगर डिटेल में लिखें, तो m इक्वल्स टू आता है माइनस का l अपॉन f0 1 प्लस d बाई fv। दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, माइनस का l अपॉन f0 1 प्लस d बाई fv, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। अच्छा, इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं f0 को आपको कैसा रखने की जरूरत है? स्मॉल रखने की जरूरत है। जब आप इसको स्मॉल रखेंगे तभी तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, है ना। चलिए, और fe को कैसे रखने की जरूरत है? ये भी डेनोमिनेटर में है, तो डेनोमिनेटर को आपको स्मॉल रखने की जरूरत है ताकि आप मैग्निफिकेशन बढ़ा पाएं। तो L क्या होता है? माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है बच्चों, मतलब दोनों लेंसेज के बीच की ये वाली डिस्टेंस, दिस इज L, है ना, समझ रहे हैं? तो दिस इज L, ठीक है। f0 और fv के बारे में मैंने आपको बताया, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई लेंस की। डेनोमिनेटर जितने छोटे होंगे उतना आंसर बड़ा बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी थी, माइनस का l अपॉन f0 1 प्लस d बाई fv, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने बनाया। फोकल लेंथ दोनों ही लेंस की कैसी होनी चाहिए? दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ आपको यहाँ पे स्मॉल रखनी है ताकि आपको माइक्रोस्कोप ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन दे पाए। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, जब आपने माइक्रोस्कोप को जान लिया है, अब हम सीखेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप में हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप कैसे यूज करते हैं? चलिए, तो अगर आपको स्मॉल चीजों को बड़ा करके दिखाना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे। अगर आपको किसी दूर की चीज को बड़ा करके दिखाना है तो उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। याद रखिएगा, आपको सबसे पहले बात याद रखनी है, टेलीस्कोप में आपको पहला जो लेंस है उसका अपर्चर मतलब डायमीटर यानी कि साइज बड़ा रखना है, और आपको जो पीछे वाला लेंस है जो आई को फेस करेगा वो आपको छोटा रखना है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस आपको कैसा रखना है? ऑब्जेक्टिव लेंस आपको यहां लार्ज अपर्चर का रखना है, और
आपको आई लेंस कैसा रखना है, आई लेंस आपको स्मॉल अपर्चर का रखना है, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात, ये तो सभी को समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात कर रहा हूं। अच्छा अब मैं ये बोलता हूं कि रेज आती हैं कहां से आती है, इन्फिनिटी से, ऐसे ये रेज कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये लेंस लो जी, और आप इस पे जो रेज डाल रहे हैं वो पैरेलल डाल रहे हैं, तो इमेज उसकी फोकस पे बनती है। लेकिन ये रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो इमेज तो बनेगी, ये बनेगी इमेज, यहां पे बन गई है ना, इमेज तो बननी है। और इमेज जो बनी है, बनी इसके फोकस पे ही है लेकिन इस पॉइंट पे ना बन के नीचे बनी है, तो दिस इज द इमेज, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी है। चलिए मैं इसको लेंस को थोड़ा सा इसका साइज ठीक कर देता हूं, यहां देखिएगा आपको समझ में आएगी बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मैंने इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा है ना, और मैंने यहां पे ये लेंस बनाया, ये वाला, ठीक है, ये लेंस बनाया मैंने। अच्छा ये इमेज बनी है, रेज कहां से आ रही थी, इन्फिनिटी से, इसकी इमेज इसके फोकस पे बनी है ना। अच्छा अब मैंने बोला कि अगर इसके फोकस के अंदर ये पड़ जाए, मतलब ये इसका Fe है, Fe के अंदर ये इमेज पड़ी है, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना, इसके लिए। और कैसी इमेज बनाएगी, फोकस के अंदर है, Fe के अंदर है ये वाली इमेज, तो कैसी इमेज बनाएगी, ये इमेज आपको मैग्नीफाइड मिलने वाली है। तो मैग्नीफाइड मिलेगी और वर्चुअल मिलेगी, क्योंकि फोकस के अंदर लाया मैं इसको, है ना। तो यहां से रेज जा रही है इस तरीके से, ठीक है, और यहां से ये ऐसे जा रही है और ये यहां से ऐसे जा रही है ना। तो ये कहीं पे पीछे इस तरीके से अगर मैं इनको बढ़ा दूंगा तो ये कहीं पे पीछे जाके यहां पे जाके मिल जाएंगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां इसकी इमेज बन जाएगी फाइनल इमेज, A डबल डैश B डबल डैश। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप देख कहां से रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। मेन चीज समझने की क्या है, यहां पे लार्ज अपर्चर है, रेज आती है, फोकस पे इमेज बन जाती है, और ये इमेज इसके फोकस के अंदर पड़ती है, इसके फोकस के अंदर पड़ती है। जब इसके फोकस के अंदर इमेज पड़ती है तो उसकी इमेज जो बनेगी फोकस के अंदर है तो वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी, पीछे कहीं पे यहां पे बन जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज आपको समझनी है, आप इधर से देख रहे हैं चीजों को। तो दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपने यहां पे ये सीख लिया, ठीक है, ये आपको सबसे पहले समझना था। दूसरी बात, आपने इसका अपर्चर बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहे हैं उससे ज्यादा लाइट मुझे एंटर करानी है, इस वजह से मैंने इसका जो साइज है वो बड़ा रखा है, लार्ज गैदरिंग पावर रखी है, समझ रहे हैं, ये चीज आपको जाननी थी। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं मैग्निफिकेशन पे, कितना मैग्निफिकेशन ये जो है आपको प्रोवाइड कराता है, ध्यान से सुनेंगे। F0 अपॉन Fe 1 प्लस Fe बाई डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद रखना है F0 अपॉन Fe 1 प्लस Fe बाई डी, ठीक है। चलो अब इसमें आप एक बात देखिएगा, अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो Fe को कैसा रखना होगा, स्मॉल रखना होगा, है ना। आप डेनोमिनेटर से चेक करिए, बाहर मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, है ना। अगर मैं F0 के हिसाब से देखूं और F0 को मुझे कैसा रखना होगा, लार्ज, तभी आप मैग्निफिकेशन बढ़ा पाएंगे, क्या समझ रहे हैं। Fe जितना स्मॉल होगा उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, F0 जितना ज्यादा होगा उतना भी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन है, आपको याद रखनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, याद करने का तरीका, सबसे पहले बाहर वाला लेंस है, इसको मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर बड़ा है तो आप ये मान लीजिए कि F0 बड़ा होगा, है ना। याद करने का तरीका है, दिस इज नॉट द राइट मेथड, बट यहां पे हम याद कर सकते हैं, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर आईपीस का स्मॉल फोकल लेंथ। तो मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आपको ज्यादा रखना है और Fe आपको कम रखना है, ठीक है ना, Fe आपको कम रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, M इक्वल्स टू F0 अपॉन Fe 1 प्लस Fe बाई डी। चलिए, तो जब आप इतनी बात को जान गए हैं, अब हम सीखते हैं कि कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं बच्चों। चलो मैं उनसे आपको अभी यहाँ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि वे क्या क्या लिमिटेशंस हैं, है ना। तो इनको सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या लिमिटेशंस हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपसे करने वाला हूं अगर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। देखिए यहां पे सबसे पहली गलती जो हमारे लेंस में बनती है वो बनती है स्फेरिकल एबेरेशन। क्या बोला, स्फेरिकल एबेरेशन। व्हाट इज स्फेरिकल एबेरेशन, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी गलती क्या है, क्रोमैटिक एबेरेशन, क्रोमैटिक एबेरेशन, ठीक। और तीसरी गलती क्या है, तीसरी गलती क्या है बच्चों कि ये बहुत बल्की है, बल्की है ना,
ठीक है ना, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज है और बहुत कॉस्टली भी है। और कैसा है, कॉस्टली है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं। पता है क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, ये इस तरह से दो लेंस होते हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है। देखो जब लेंस का साइज बहुत बड़ा हो ना, तो अगर रेज इस पे ऐसे पड़ती हैं आके इनफाइनाइट से, तो इनकी इमेज जो बनती है वो आगे पीछे हो जाती है कुछ इस तरह से, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बनती, एक पर्टिकुलर फोकस पे नहीं बनती। तो इट मींस ये एक डिफेक्ट है जिससे इमेज ब्लर हो जाती है ना। जब इन्फिनिटी से रेज पड़ती हैं बड़े लेंस पे, तो वे एक जगह पे फोकस पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पड़ती, थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, तो इमेज ब्लर हो जाती है। तो दिस इज स्फेरिकल एबरेशन, ये एक फॉल्ट है, एक डिफेक्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। दूसरा क्या है, क्रोमेटिक एबरेशन। क्या होता है, जब लेंस का साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो लाइट जब इस पे पड़ती है, देख रहे हैं ऊपर एक प्रिज्म सा बन गया है ना, बहुत बड़ा लेंस है, ऊपर एक प्रिज्म सा बन गया नीचे, और प्रिज्म जो है लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो आपको जो इमेज मिलेगी सामने, वो 7 रंगों में बिखरी हुई मिलेगी, एक शार्प इमेज नहीं मिलेगी। तो ये भी एक डिफेक्ट हो गया, समझ रहे हैं। ऊपर ये प्रिज्म की तरह से बिहेव करेगा, लाइट पड़ेगी तो वो आपके पास यहाँ पे शार्प इमेज नहीं बना पाएगी ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, 7 रंग में यहाँ पे लाइट फैल जाएगी। तो तीसरी बात, बल्कि, लार्ज इन साइज और कॉस्टली, बहुत भारी है ये टेलीस्कोप और लार्ज इन साइज है और साथ साथ बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें, तो इसलिए ये यहाँ पे डिफेक्ट है किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये चीज जाना कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास कमियां हैं जिनको आपको दूर करने की जरूरत है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे पार्ट पे, जिसमें मैं सिखा रहा हूं आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी तरीके से सीखते जाएंगे, बहुत आसान होने वाला है, तैयार करना है, जीतना है, सीखना है। चलो मैं अब आपको सिखाता हूं नेक्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दिस इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, व्हाट इज दैट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। चलिए देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप याद है, पहला लेंस बड़ा, दूसरा लेंस छोटा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा और आईपीस लेंस आपका छोटा, इस तरह से होता था। चलो अगर मैं बोलूं आपसे कि आप यहां लेंस ना यूज करके आप एक मिरर यूज करते हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर लगाया है यहाँ पे मैंने एक मिरर लगाया है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। इतनी बात समझते हैं, दिस इज कॉनकेव मिरर। चलो अब यहाँ पे मैंने एक मिरर और लगाया है ऐसे करके, और दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। यहां मैंने कैसा मिरर लगाया है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें क्या फायदे हैं, चलो रेज आती हैं पैरेलल इंफिनिटी से, ऐसे आ रही है, ठीक है ना। ये रेज आ रही है, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, इस पे आके पड़ती हैं ऐसे करके और इस पे ऐसे करके, है ना, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, कॉनकेव मिरर ने इनको रिफ्लेक्ट किया है। तो होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऐसे निकल जाती हैं, है ना, ये रेज ऐसे कुछ निकल जाती हैं इधर की तरफ। और यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ ओपनिंग की हुई है और यहाँ पे मैंने एक लेंस लगाया हुआ है जिसको मैं बोलता हूँ आई लेंस। क्या बोलता हूँ मैं इसको, आई लेंस। तो देखो मैंने क्या किया, मेन चीज यहाँ समझने की क्या है, इस लेंस, ये वाला लेंस जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात होती थी, ये लेंस लाइट को इकट्ठा करता था, है ना, सारा काम इसका ये था, मैग्निफिकेशन ये वाला लेंस करता था। तो मैंने कहा कि आई लेंस तो मैंने वही रखा पीछे वाला, लेकिन आगे का फ्रेम जो ये मैं लेंस लेता था इसको हटा दिया और इसकी जगह मिरर का एक कॉम्बिनेशन लगा दिया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, रेस पैरेलल पड़ी, इकट्ठा करने का काम इसका भी था इसका भी है। लेकिन फायदा क्या हुआ, एक तो ये क्या है, एक तो ये बल्कि नहीं है, बल्कि मतलब ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ना। तीसरी बात जो है इसकी खास बात यह है कि ना तो इसमें स्फेरिकल एबरेशन है ना इसमें क्रोमेटिक, क्योंकि वो ग्लास में आते हैं, मिरर में नहीं आते। तो रेस को इकट्ठा करा, यहां भेजा और आई लेंस ने उसको बड़ा करके दिखा दिया। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, आपने इसमें लाइट को रिफ्लेक्ट कराया, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आई होप आपने इसको सीख लिया होगा। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आगे की कुछ चीजों पे लेके चलता हूं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं तो आपको वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने का जो मजा है ना बदल जाएगा, नया आपको तस्वीर देखने को मिलेगी यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की। चलिए मैं आपको वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग बताता हूं। देखिए ऐसा माना जाता था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है। ऐसा माना जाता था कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल। लेकिन थोड़े टाइम बाद इसमें बहुत सारे इन्वेंशन हुए, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, तो पता लगा कि लाइट का नेचर तो वेव नेचर है, ठीक है। तो लाइट का क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है, कौन, लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से वेव्स आपकी चलती हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ इस तरह से ऐसे 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 करके चल रही है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स क्या है, हमने लाइट को कंसीडर किया है कि जैसे कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। समझ रहे हैं ये बात? चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, धीरे धीरे आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जब आप वेव ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं तो बच्चों आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, व्हाट इज वेव फ्रंट। क्या आना चाहिए समझ में, व्हाट इज वेव फ्रंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वेव फ्रंट क्या है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, बड़े सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके पास एक पॉइंट सोर्स है ना, ये लाइट का सोर्स है। तो इस लाइट के सोर्स ने चारों तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट क्रिएट्स डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, अगर मैं इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्कल बनाऊं बच्चों, ये बनाया है ना, सर्कल बना है कि नहीं बना है, बना है। चलिए अच्छा, चलो इसको और अच्छे से सर्कल बना देते हैं, बढ़िया सर्कल नहीं बना। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसे सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये सर्कल है। तो ये सेंटर है और सेंटर से ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, यहां वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, ये सब यहाँ पे जो वाइब्रेशन पहुंची है, वो वाइब्रेशन किसकी वजह से, सोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से। सब आर डिस्टेंस में है ये सारे सोर्स, सारे पॉइंट्स कहां हैं, आर डिस्टेंस पे। तो यहां जो डिस्टरबेंस पहुंची है इस सर्कल के ऊपर, वो डिस्टरबेंस हर जगह एक जैसी पहुंची है, क्योंकि सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं बोलूंगा कि जो ये लोकस है, लोकस मतलब ये जो ज्योमेट्री है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स का लोकस जो बनता है, ये जो ज्योमेट्री बनती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग चारों तरफ, ठीक है, जिसपे पार्टिकल्स एक ही तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सब पे एनर्जी कैसी पहुंची है, एनर्जी कैसी भेजी है सोर्स ने, सब पे कैसी भेजी है, सेम। तो द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, ऐसी ज्योमेट्री जिसपे सारे पॉइंट्स एक जैसे वाइब्रेट कर रहे हो, उस ज्योमेट्री को मैंने एक नाम दिया है वेव फ्रंट। द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, PHASE फेज मतलब ऐसे वाइब्रेशन सब में एक जैसा पहुंचा हो। ये पहला वेव फ्रंट है। इसी तरीके से ये दूसरा वेव फ्रंट है, अंदर वाले से अलग है ये वेव फ्रंट, लेकिन सारे में जो वाइब्रेशन पहुंची है कैसी पहुंची है, सेम पहुंची है। तो ये मैंने बोला कि ये आपके पास दूसरा वेव फ्रंट बन गया है। समझ गए हैं? ये चीज आपको यहाँ पे जाननी थी, बहुत जरूरी थी। चलिए अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, चलो अब तीन तरह की वेव फ्रंट है बच्चों, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। एक एक करके इनको जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे सोर्स है और ये इसके चारों तरफ क्या है, ये आपके चारों तरफ इसके है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ वाइब्रेशंस एक जैसी पहुंची हैं। चलिए ये आपके पास कैसी वेव फ्रंट है, सिलिंड्रिकल। ये कब बनती है, देखो आपके पास वहां एक पॉइंट सोर्स था लाइट का, यहाँ एक लाइन सोर्स है लाइट का, इस पे पूरे पे लाइन, इस पूरे लाइन पे लाइट है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन है ना, यहाँ एक पॉइंट सोर्स माना जा सकता है, यहाँ एक पॉइंट सोर्स, यहाँ एक पॉइंट सोर्स, यहाँ यहाँ। अगर इनके मैं वेव फ्रंट बनाऊं कुछ ऐसे, है ना, सबके वेव फ्रंट अलग अलग ऐसे स्फेरिकल, और इसको जब मैं जोड़ दूंगा तो ये ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, सिलिंड्रिकल। तो दिस इज, अगर लाइन पे सोर्स है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट बनती है वो सिलिंड्रिकल बनती है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए इसके बाद अगर आपके पास ये वाली वेव फ्रंट कुछ इस तरह से है, देखिए अब एक बात बताइए मुझे, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन सोर्स है बच्चों, है ना, इस लाइन पे जो है वेव फ्रंट बनती है। कौन सी वेव फ्रंट, ये पहली सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, यहाँ वाइब्रेशंस एक जैसी पहुंची हैं, क्योंकि सबकी डिस्टेंस r की है ना, सब r पे हैं, तो वाइब्रेशन सेम पहुंची है। फिर एक और वेव फ्रंट बन जाएगी दूसरी, फिर एक और बन जाएगी, फिर एक और बन जाएगी। तो ये ऐसे फोल्ड हुए हुए जो वेव फ्रंट्स हैं खुलते चले जाएंगे, तो एक ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी, सीधा एक ऐसा प्लेन आ जाएगा। देखो ऐसे वेव फ्रंट खुलते चले जाएंगे ना, तो एक आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है ना। अब आप बोलेंगे सर ये एरोज क्या क्या है, ये आपने जो दिखाए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद रखने की बात, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर जो भी लाइंस आपने ड्रॉ की हैं, तो ये रेज हैं, ये क्या होती हैं, रेज। मतलब जैसे ये रेज जा रही हैं, है ना, ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ की है, दीज आर रेज, है ना। ऐसे यहाँ पे ये सब क्या है, रेज हैं, ये क्या है, रेज हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो भी इसके परपेंडिकुलर हैं, वेव फ्रंट के जो भी रेज परपेंडिकुलर, जो भी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दीज आर ऑल रेज। तो रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है अगर आप पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी और वेव ऑप्टिक्स। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, दैट इज हाइजीन प्रिंसिपल। चलिए मैं आपको हाइजीन प्रिंसिपल को डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल भाषा में बताता हूं। देखिए उन्होंने बोला हाइजीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइजीन प्रिंसिपल क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। मतलब जैसा कि आपके पास में अगर बोलूं, ये एक लाइन का सोर्स है,
है ना, इस पे हर जगह पे यहाँ पे जो है सोर्सेज हैं, है ना, ये सब सोर्स हैं, है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे अपने आप में एक नया सोर्स है, अपने आप में कैसा सोर्स है, नया सोर्स है। और ये सोर्स मान लो यहाँ पे आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ था, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, है ना। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब अपने आप में एक नया सोर्स है, और ये जो अपने आप में एक नया सोर्स है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, है ना, ये वेव फ्रंट कहां से आई, मान लो एक पॉइंट सोर्स था, इसके चारों तरफ ये ड्रॉ किया, तो दिस इज वेव फ्रंट, मैंने ये वाला हिस्सा लिया इतना वाला, तो ये ऐसे है। तो हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे कैसे एक्ट करता है, जैसे कि अपने आप में एक नया सोर्स हो। तो दीज आर ऑल न्यू सोर्सेज, और इन्होंने अपने चारों तरफ क्रिएट किया है डिस्टरबेंस, है ना। ये क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने चारों तरफ, डिस्टरबेंस। और इस डिस्टरबेंस को हमने एक नाम रखा है, क्या नाम रखा है, ध्यान से सुन लीजिए, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला मैंने इनको, सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। ये चारों तरफ जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ किसने किया, नए सोर्स ने किया। दोबारा सुनिएगा, व्हाट इज हाइजीन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये सोर्स है, ये इसकी वेव फ्रंट है, एक्ट एज अ न्यू सोर्स, और ये न्यू सोर्स भी तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो डिस्टरबेंस चारों तरफ क्रिएट हुआ, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है ना। इसको क्या बोला है, सेकेंडरी वेवलेट। और अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये वेव फ्रंट आगे शिफ्ट हो रही है, ये डिस्टरबेंस आगे कहां पहुंच जाएगा, टी समय बाद ये यहां पे पहुंच जाएगा। दिस इज हाइजीन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स, and this source is sends out disturbance in all direction called secondary wavelets, and the tangent drawn at any point to these wavelets gives new wave front। कुछ समय बाद ये वेव फ्रंट यहां से आगे शिफ्ट हो गई होगी, लाइट आगे बढ़ेगी ना, समझ गए हैं। चलिए मैं आपको अब इसको और क्लियर करता हूं, पीछे चलते हैं डेफिनेशन पे। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ लाइट सोर्स, ये आपके पास पॉइंट सोर्स, ये इसकी वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट इस पे कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि एक नया सोर्स हो। एंड एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स, और अपने चारों तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैसे फैल जाती है डिस्टरबेंस, स्पीड ऑफ लाइट से फैल जाती है। एनवलप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, आपने यहाँ पे ऐसे वेव जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, इन पे आपने ऐसे एनवलप ड्रॉ किया, है ना। आफ्टर ए गिवन टाइम अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट आगे शिफ्ट हो गई है ना। तो इन पे आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके ये बनाया। दिस इज हाइजीन प्रिंसिपल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सीख लिया होगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसे होता है। मतलब आपके पास क्या कह देंगे, ये आपके पास एक मिरर है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट आके पड़ती है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, पता है कैसे, ऐसे ये इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आके पड़ती है ना, ऐसे तिरछी वेव फ्रंट। तो रेज कैसे होती हैं वेव फ्रंट के, परपेंडिकुलर, ऐसे ही तो होंगी। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको, जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात। ये वेव फ्रंट है, ये रेज है, ऐसे पड़ी है। अच्छा आपके पास जो याद रखिएगा, ये होती है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये रेज पलट के ऐसे जाएंगी, निकल जाएंगी, है ना, ऐसे करके। तो दीज आर ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये क्या है, रेज है। कौन सी रेज थी, इंसिडेंट, है ना। और टकराने के बाद जब ये ऐसे निकल गई, तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। और आपके पास ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये भी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप बोलेंगे मैंने वेव फ्रंट ऐसा क्यों बनाया, कहां से आ रही है रेज, इनफाइनाइट से। तो वेव फ्रंट इनका जो है इसी तरह से तो होता है, परपेंडिकुलर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज आपको सीखनी है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की, दिस इज रिफ्लेक्शन, डायग्राम याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बदल देगा आपकी दुनिया अगर आप सीख जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बच्चों एक तरह से एक ग्लास है, और इस ग्लास पे भी मैं इसी तरह से आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको अभी दोबारा से एक चीज दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। लो जी मैं आपको दिखाता हूं अभी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। लो जी मैं इसको पहले रब कर देता हूं, और फिर दिखाता हूं आपको दूसरा जादू, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार मैं आपको सिखाने वाला हूं रिफ्रैक्शन। क्या सिखाने वाला, रिफ्रैक्शन। चलो देखें क्या है, अरे अब देख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान। चलिए ये देखिए, ये आपके पास एक ग्लास है ना, ग्लास है, और इस पे बच्चों ये वेव फ्रंट आके पड़ी, दिस इज अ वेव फ्रंट। तो रेज कैसे होंगी, परपेंडिकुलर, ऐसी तो होंगी, है ना। और ये वेव फ्रंट की आप शक्ल याद कर लीजिए। अब ये वेव फ्रंट आपको कैसे देखने को मिलेगी, जब वो मीडियम में चली जाएगी, कुछ ऐसे, ये बनेगी, ये है ना।
तो दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। कौन सी वेव फ्रंट है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, देखो ऐसी तो बैठेंगी ये परपेंडिकुलर की, तो ऐसे निकल गई है ना। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये रेज ऐसे निकल जाती हैं। याद रखने का है डायग्राम, तो क्यों ना इसको याद किया जाए, तैयार किया जाए। समझ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख गए होंगे, है ना। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा और आगे का इसमें आपको ओवरव्यू देंगे। चलो अगर मैं प्रिज्म के लिए बनाऊं, ये आपके पास प्रिज्म, तो रेज कैसे पड़ती हैं बच्चों, इस पे ध्यान से सुनिएगा। तिरछी रेज ऐसी तो पड़ती हैं, और ऐसे रेज पड़ती हैं, तो वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसे वेव फ्रंट पड़ेगा, तभी तो ये 90 पे होगा या नहीं होगा। क्लियर है बात या नहीं है, ये 90 है ना, तो ये वेव फ्रंट है। अब रेज कैसे चली जाती हैं, फिर ऐसे हो जाती है रेज, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, है ना। ये वेव फ्रंट और फिर ये वेव फ्रंट, ठीक है ना, वेव फ्रंट बनाने आने चाहिए। अच्छा अब मैं आपको सिखाता हूं कि कॉनकेव मिरर के लिए कैसे वेव फ्रंट बनाएं। चलो कॉनकेव मिरर के लिए आपको वेव फ्रंट बनाने सिखाता हूं, है ना। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है ना। कुछ चीजें तो आपको बच्चों इनकी तैयार करनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है जानने के लिए, है ना। चलो मैं आपको लेके चलता हूं और अभी सिखाता हूं आपको कि वेव फ्रंट कैसे बनाएं एक कॉनकेव मिरर के लिए। तो आपको पहले बेसिक डायग्राम कॉनकेव मिरर का आना चाहिए। दिस इज अ मिरर, है ना, और इस मिरर में आपने रेज डाली है कुछ इस तरीके से, है ना, पैरेलल। तो हमें पता है ये सब कहां कन्वर्ज हो जाती हैं, इसके फोकस पे। दिस इज द फोकस, है ना, यहां पे फोकस है। चलो तो मैंने बोला कि आपने वेव फ्रंट कैसे डाली, पैरेलल रेज है, तो ये वेव फ्रंट हो गई, 90 पे बनानी होती है। अब सुनो, ये रेज हैं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा, इनका वेव फ्रंट कैसा होगा बच्चों, देखो ऐसे होगा क्या, कुछ सर्कल की फॉर्म में। दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट, क्योंकि ये रेज 90 पे तभी पड़ेगी ना, है ना भाई। देखो आपके पास, मैं आपसे बात करूं, कुछ रेज ऐसे जा रही थी, इस तरीके से हैं कुछ रेज, है ना, इनका आपको वेव फ्रंट बनाना है, तो वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सर्कल बनाओगे, यही तो रेज परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हैं जो यहां पे मैंने दिखाई है। समझ रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेज ऐसे हैं तो इनका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज कुछ ऐसे थी, और मैंने बोला है कि वेव फ्रंट जो होती है रेज के परपेंडिकुलर होती है, तो कुछ इस शेप की होगी, तभी ये 90 पे होगी, है कि नहीं। चलो इतनी बात समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। देखिए आपके पास बच्चों दो वेव्स हैं, है ना, दिस इज द वेव, एक वेव तो ये, दूसरी वेव क्या है आपके पास, दूसरी वेव आपके पास कुछ इस तरह की है, ये रही ऐसे। तो आप एक चीज देखिएगा, इसमें कितने टर्न है, 1 2 3, सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है इन दोनों वेव्स की, सेम। अगर मैं सेम टाइम पे, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे बनाता हूं और एक मैं ऐसे बनाता हूं, ये, तो आप देख रहे हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं काउंटिंग में, 7। यहां कितना है, 1 2 3 4। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं हाफ हाफ, इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 2 3 1 2 3, तो ये सेम फ्रीक्वेंसी की है। फ्रीक्वेंसी समझ में आई कैसे फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दो सोर्स हैं, एक बल्ब दूसरा बल्ब, ये भी एक बल्ब दूसरा बल्ब, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी कम है, समझ रहे हैं, यहां फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। अच्छा तो अगर दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी मतलब जितने इसमें हैं, ये ऊपर नीचे वाले जितने भी हैं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो मैं बोलूंगा कि सेम फ्रीक्वेंसी। पहली शर्त समझ में आई, दो सोर्सेज में मैंने सेम फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाई, यहां सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे अब मैं एक नया एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको कोहेरेंट सोर्स को समझना है ना, तो कोहेरेंट सोर्स को समझना है तो आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी। क्या चीज पहली बताई कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास दो सोर्स हैं बच्चों, 1 2 3 ऐसे, पहली होगी ये सोर्स, दूसरा सोर्स बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो आप बोलेंगे पहला सोर्स दूसरा सोर्स, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ उल्टा पड़ रहा है, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले के साथ उल्टा पड़ रहा है, ये वाला इसके साथ उल्टा पड़ रहा है, ऐसे तो हो रहा है ना। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। क्या बोला,
फेज डिफरेंस है, PHASE फेज डिफरेंस है 180 का। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, लेकिन एक चीज पक्की है, ये हर जगह पे सेम है। मतलब कभी भी अगर इन दोनों वेव्स को देखते हैं तो एक ऊपर है एक का, तो एक का क्या हो रहा है, नीचे है। तो मैं बोलूंगा कि इनका फेज डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है हर समय पे। अगर ये अंतर सेम है तो मैं बोलूंगा कि ये अंतर सेम है हर जगह पे, तो मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। चलो अगर दो वेव्स हैं, फिर दोबारा से 1 2 3, और मैं यहां पे बोलता हूं 1, ठीक है, 2 3, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के साथ पड़ रहा है, जैसे यहां पे हो रहा था, उल्टे पड़ रहे थे यहां पे। लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूं दोनों वेव्स को, तो हमेशा मुझे एक ही कंडीशन मिलती है कि ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ है ना। तो एक पर्टिकुलर वेव में अगर ये चीज जो भी है, चाहे वे साथ साथ हो चाहे वे आपस में उल्टे हों, लेकिन जब भी देखें उन्हें एक ही तरीके से देखें। मतलब जो उल्टे थे, जैसे इन दोनों वेव्स की बात करूं तो ये उल्टे आ रहे थे, तो मैं बोलूंगा है कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों वेव्स की बात करूं, ये दूसरे बल्ब हैं, पहला बल्ब दूसरा बल्ब, इनमें भी आपने देखा कि ये उल्टे नहीं आ रहे, लेकिन सीधे सीधे आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कभी भी देख लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे दो सोर्स थे, इससे ये ऊपर था ये ऊपर था, फिर थोड़ी देर बाद देखा ये ऊपर है ये नीचे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस समझ में आया क्या होता है, कि या तो वे एक साथ पढ़ रहे हो या उल्टे भी पढ़ रहे हो, तो हर समय उल्टे रहे। तो अब आती है बात व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कि जिसमें काउंटिंग भी सेम हो, और उनके जो अंतर है, जो उनका फेज डिफरेंस है हर जगह पे हर समय पे देखने पे, दो वेव्स के लिए, मान लो एक वेव एक बल्ब की ये है, ठीक, दूसरे बल्ब की ये है, हर जगह पे ये वाली इसके साथ पड़ती है, तो हर समय पे हमेशा ये वाली इसके साथ पड़नी चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद देखा कि ये ऊपर है और ये वाली पलट गई, ये वाली कुछ ऐसे हो गई, इसकी शेप ऐसे उल्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इनका फेज डिफरेंस सेम है। तो व्हाट आर टू कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहला, सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो सोर्सेज, दूसरा उनका फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहे। फेज डिफरेंस जो भी है, अंतर है या नहीं है, जो भी अंतर है वो हमेशा एक जैसा रहे किसी भी समय पे देखने पे। तो हम यही चीज बोल रहे हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये चीज आपको समझनी थी, बहुत जरूरी थी। आई होप आपने इसको सीख लिया होगा, बढ़िया तरीके से सीख लिया होगा। चलो अब मैं आपको एक नई टर्म सिखाता हूं, दैट इज इंटरफेरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीख रहे हैं? इंटरफेरेंस क्या होता है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, मैं इसको सिंपल करता हूं। पहले देखिए, ये यहां दो लाइट के सोर्स हैं, एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये S1 और S2 सोर्स जो बनाए मैंने, ये एक पुराने सोर्स से बनाए, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या बन जाते हैं, अभी बताया था हाइजेन प्रिंसिपल से, नया सोर्स बन जाते हैं। तो यहां पे और यहां पे दो नए सोर्स क्रिएट हो गए जो एक ही सोर्स से डराइव है। हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां से दो सोर्स बन गए, ये सोर्स एक ही सोर्स से आए हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी, है ना। तो ये सोर्सेज कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से दो सोर्स बने हैं ना, तो इनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए अब यहां लगा रखी है बच्चों मैंने स्क्रीन, ये मैंने क्या लगा यहाँ पे, स्क्रीन, और मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट स्क्रीन पे देखता हूं, इस सोर्स से S1 से एक वेव जाती है ऐसे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सोर्स है, इससे रेज ऐसे जा रही है, वेव बनाई। फिर सेम टाइम पे बच्चों मैंने यहां से एक और, आपने देखो ये यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये एक्स्ट्रा अंतर है जो यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए था, है ना। यहां से यहां तक जाने का और यहां से यहां तक जाने में ये एक्स्ट्रा अंतर है। अगर इसके अंदर बच्चों एक कंप्लीट वेव, आधी वेव आ गई, ये आ गया इतना पार्ट, तो आप देख रहे हैं इसके साथ ये उल्टा पड़ेगा, इसके साथ ये ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे, है ना। समझ पा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं ये उल्टे पड़ रहे हैं, है ना, ये उल्टे पड़ रहे हैं। इट मीन्स सामने बच्चों क्या मिलने वाला है, सामने आपको अंधेरा मिलने वाला है, क्योंकि इससे निकलने वाली वेव और इससे निकलने वाली वेव उल्टी पड़ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे मैं बोलता हूं कि यहां पे क्या बना है, डिस्ट्रक्टिव बना है। यहां क्या बना है, डिस्ट्रक्टिव। और किसी भी समय पे देख लें, किसी भी समय पे अगर इस पॉइंट पे हूं मैं और इसको देखता हूं, तो मैं क्या चेक करता हूं, मैं देखता हूं कि यहां हमेशा डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, क्योंकि ये उल्टे पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी समय पे एक पर्टिकुलर जगह पे किसी भी समय पे मैं देखता हूं यहां पे हमेशा क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस में हुआ क्या है, फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। दोनों लाइट कंबाइन हुई है, यहां से दोनों लाइट कंबाइन हुई है ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये एक कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए मैंने, हाइजेन प्रिंसिपल का यूज किया, सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाए सेम फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है।
ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब आपने दो वेव्स को कंबाइन किया है और कंबाइन करके रिजल्ट बनाया है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द अकाउंट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मतलब ऐड करके, तो हर समय पे यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, डार्क। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डार्क मिल रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डार्क मिल रहा है, ये तो हमेशा डार्क ही रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर मैं इसी डायग्राम को यहां पे बनाऊं, ध्यान से सुनना है, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये यहां पे इसका सेंटर है, ये यहां पे S1 था, यहां पे ये S2 था, और मैंने कोई और पॉइंट लिया है ऊपर का, तो ध्यान से सुनिएगा, ये अंतर जो था, ये एक्स्ट्रा अंतर बन रहा है क्या, ये डिफरेंस एक्स्ट्रा बन रहा है क्या, है कि नहीं? तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से वेव्स चलती हैं ऐसे करके, ये गई वेव्स, ठीक है, ये वेव्स गई, तो अब यहां पे पहले आधी वेव आ रही थी, अब इसके अंदर कितनी वेव आएंगी, मैंने कहा एक पूरी वेव आ गई इसके अंदर। अब क्या हुआ, अब ये इसके साथ एक साथ पड़े, है ना, ऐसे 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 इस तरीके से पड़े, तो अब देख रहे हैं आप, ये वाला इसके साथ कैसे पड़ रहा है, सेम फेज में पड़ रहा है, सेम फेज में, मतलब दोनों ऊपर ऊपर के एक साथ, नीचे नीचे के एक साथ, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलता है कंस्ट्रक्टिव, है ना, यहां क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव, और ये परमानेंट यहां कंस्ट्रक्टिव रहेगा। जब भी आप यहां देखेंगे तो आपको यहां रोशनी मिलेगी, यहां क्या मिल रहा था, किसी स्क्रीन पे नीचे वाले पॉइंट पे यहां क्या मिल रहा था आपको, अंधेरा। तो अलग अलग पोजीशन पे तो आपको कुछ भी हो सकता है कि कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा क्या मिलेगा, या तो कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव ही रहेगा। यहां डिस्ट्रक्टिव था तो डिस्ट्रक्टिव ही रहा, क्योंकि अगर देखिए, अगर यहां कंस्ट्रक्टिव है, यहां कंस्ट्रक्टिव ही रहना चाहिए, है ना, जहां डिस्ट्रक्टिव है वहां डिस्ट्रक्टिव ही रहना चाहिए। ऐसा तभी होगा अगर ये वेव्स एक तरीके से चलती हैं, है ना, अपने आप को पलटती नहीं है, पता लगा कि ये पलट गई तो सामने पहले कंस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, मैंने आपको ये चीज बहुत डिटेल में बताई, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस बच्चे को इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन रहती है, डाउट रहती है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वेव ऑप्टिक्स सर्च करेंगे बच्चों, और आप पाएंगे कि इंटरफेरेंस का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना आसान है। अभी हमने इसका ओवरव्यू ले लिया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे बनते हैं, है ना। तो और अगर आप, और ऐसा इंटरफेरेंस जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक जगह कंस्ट्रक्टिव, एक दूसरी जगह पे डिस्ट्रक्टिव हमेशा, दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्टिव हमेशा, तो ऐसा इंटरफेरेंस सस्टेन इंटरफेरेंस होता है, परमानेंट इंटरफेरेंस होता है, एक जगह डार्क एक जगह ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो ये ऐसा होता है। तो दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना करके अब आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, मैथ्स में कहां कंस्ट्रक्टिव बने और कहां डिस्ट्रक्टिव बने, उसके लिए याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर फाई बराबर, फाई कोई एंगल है, 2n पाई हो जाए, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल हो जाए, तो समझ जाइए सामने आपको क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। अगर ये एंगल दो वेव्स का कितना बन जाए, दो वेव्स होती है ना, देखो ऐसे S1 S2, इनमें जो भी एंगल बना है, जो भी इनका एंगल रहा दोनों वेव्स से, वो अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो सामने आपको रोशनी मिलेगी, स्क्रीन पे उस जगह पे क्या मिलेगी, रोशनी। और जहां पे ये एंगल आपको कैसा मिले, मैं आपको दिखाता हूं कैसा मिले। अगर आपको ये एंगल ओड मल्टीपल मिले पाई का, तो समझ जाइए वहां सामने स्क्रीन पे आपको क्या मिलने वाला है, वहां किसी और जगह पे आपको अंधेरा मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव मिलने वाला है। याद रहेगी ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव बनाना है, सामने दो वेव्स को कंबाइन करके कुछ सामने बनाना है एंगल्स की टर्म में, तो कितना एंगल होना चाहिए, 2n पाई, है ना, पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। और अगर दोनों वेव्स को कंबाइन करके सामने डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो क्या करना चाहिए, 2n-1 पाई, ओड मल्टीपल होना चाहिए पाई का। चलो, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास सामने यहां मैंने स्क्रीन लगाई हुई है, यहां पे दो वेव्स हैं, एक S1 है और एक S2 है, तो यहां से और यहां तक ये अंतर जो है, इसको मैंने एक नाम दिया है, इसको मैंने बोला है पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये अंतर डिसाइड करेगा कि सामने कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव, किसी और जगह पे स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव, कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे। चलो, एक पूरी वेव को देखिए बच्चों, कोई एक वेव है मेरे पास, ये पता है इसका पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई। कितना एंगल होता है पूरी वेव का, 2 पाई एंगल होता है पूरी वेव का, है ना। पूरी वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा। तो एक यूनिट में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे, एक यूनिट में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। बताओ, 2 पाई पूरी वेव का एंगल,
टोटल लेंथ कितनी है लैम्डा, तो कितना एंगल बनेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। अच्छा यहां पे बताओ x में कितना बनेगा, ये पाथ डिफरेंस कितना है x है, इतने में कितना बनेगा बताओ, 1 यूनिट में कितना एंगल बनता है भाई, एक वेव का 1 यूनिट में कितना एंगल बनता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, x में कितना बनेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। तो आपको एक रिलेशन मिल गई एंगल में और पाथ डिफरेंस में, ये एंगल और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन मिल गई, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये अंतर अगर n लैम्डा है, n लैम्डा मतलब लैम्डा का कोई मल्टीपल है, जैसे लैम्डा है 2 लैम्डा है 3 लैम्डा है 4 लैम्डा है, तो सामने आपको स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। ये अंतर अगर जो आपको यहाँ पे लैम्डा का मल्टीपल मिलता है तो मैं बोलूंगा सामने स्क्रीन पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, ठीक। अच्छा अगर ये अंतर बच्चों किसी और पॉइंट के लिए दोनों सोर्सेज की वजह से ये अंतर अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 मिले, यानी कि लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल मिले, तो सामने स्क्रीन पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। किसी स्क्रीन पे अगर आपको लैम्डा मिलता है अंतर ये वाला, या 2 लैम्डा मिलता है या 3 लैम्डा मिलता है, तो मैं बोलूंगा दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। और ये अगर ये अंतर किसी और पॉइंट के लिए आपका लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल आता है तो आपको सामने डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों, ये है आपका x, ठीक है, और ये एक रिलेशन है जो कि एंगल को पाथ डिफरेंस से जोड़ती है। चलो अब मैं आपको और चीजों को लेके चलता हूं। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो हमने सीख ली, है ना। अगर आपने ये चीज सीख ली, देखो पहले एंगल के टर्म में सीखा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अब x के अंतर में सीखा कि ये x कितना है, उससे हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए देखा। चलो अब इसके बाद बच्चों एक रिलेशन याद रखिएगा, क्या रिलेशन है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको अब सीखना है ना, तैयार हो जाना है, अब की बार करना है 95 पार, डरना नहीं है डटना है। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं और चीजें दिखाता हूं बच्चों, है ना। देखो यहाँ पे सुनना मेरी बात को, ये मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपके पास ये यहाँ पे एक सोर्स है S1 और ये क्या है S2, तो मैं ये बोल रहा हूं यहां से इंटेंसिटी लेके चले हैं भाई, इसकी चमक है लाइट की कुछ I1, इसकी चमक क्या है I2, तो एक रिलेशन है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये A1 A2 क्या है, जैसे पहली वेव थी ये इसका एम्पलीट्यूड A1 है, ऐसे कोई और दूसरी वेव है ये, है ना, इसका एम्पलीट्यूड ये A2 है, भाई दो वेव है A1 A2, है ना। तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर बराबर होता है किसकी, W1 अपॉन W2 के। W1 क्या है, ये है विड्थ ऑफ स्लिट, ये विड्थ ऑफ स्लिट है, ये खाली जगह जो है दिस इज विड्थ ऑफ स्लिट। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, I1 अपॉन I2 पहले वाले की इंटेंसिटी अपॉन दूसरे वाले सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव का स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव का स्क्वायर इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 साइज ऑफ स्लिट, है ना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, है ना, ये आपको बहुत जरूरी है याद करने, है ना। और जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है जाइए और वीडियो देखिएगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर टॉपिक का मिल जाएगा वेव ऑप्टिक्स का। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपके पास दो सोर्सेज हैं, दैट इज S1 दैट इज S2, तो मैं ये बोल रहा हूं सामने स्क्रीन पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, कहीं मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, और कहीं सामने स्क्रीन पे आपको डिस्ट्रक्टिव भी मिलेगा, है ना। दोनों को मिला के, इसको मिला के I1 I2 को मिला के, है ना, जो सामने मैक्सिमम मिला उसको मैंने Imax बोला कंस्ट्रक्टिव, जहां पे दोनों कंबाइन करके कुछ ऐसा दे रहे हैं, और कोई सामने दोनों कंबाइन करके कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे आपको मिनिमा देंगे, समझ रहे हैं। तो Imax अपॉन I मिनिमा, Imax अपॉन I मिनिमा क्या होता है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड, पहली वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है, सामने जो मैक्सिमम मिलेगा कंबाइन करके और सामने जो मिनिमम मिलेगा उनका रेशियो क्या होता है, A1 यहां से आने वाले एम्पलीट्यूड, A2 यहां की वेव का एम्पलीट्यूड, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये क्विक रिवीजन है बच्चों, आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। कोई भी टॉपिक में आपको थोड़ा भी बहुत कंफ्यूजन है तो सीधा आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां से देखेंगे, कर लेंगे तैयार, बढ़ जाएंगे आगे, है ना। और नहीं तो अपना रिवीजन बहुत सुपर ट्रैक पे करना है, बहुत अच्छे से करना है। चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि चलो भाई, अब आपसे मैं आपको एक बात दोबारा से बताता हूं। मैंने बोला था कि ये S1 है, ये S2 है, यहां से आपके पास ये एक्स्ट्रा डिफरेंस था और ये डिफरेंस डिसाइड करता था कि सामने कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव। मान लीजिए ये अंतर n लैम्डा आता था तो कंस्ट्रक्टिव, और ये अंतर अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 आता था तो डिस्ट्रक्टिव, है ना। अब मैं बात करता हूं कि चलो भाई x में बात नहीं करता मैं इसके सेंटर से किस पॉइंट पे, सेंटर से किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा और सेंटर से किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा उस पे बात कर रहा हूं, है ना, y की टर्म में, है ना। सेंटर से ये y है ना, सेंटर से
सेंटर से किस पॉइंट पे आपका कंस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर आपका आंसर एन डी लैम्डा बाई डी आ रहा है, याद रखिएगा, अगर ये जो वैल्यू है ये एन डी लैम्डा बाई डी है, डी क्या है, कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, ठीक, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और लैम्डा है आपकी वेवलेंथ जो आपने यूज की है, एन क्या है, कोई भी ऑर्डर 1 2 3 कुछ भी। तो अगर आपका आंसर एन डी लैम्डा बाई डी में है तो सामने कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन है, मतलब यहां रोशनी बन रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन से इतनी दूरी पे आपको ये मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की स्क्रीन पे आने के लिए, स्क्रीन पे आपकी कहां बनती है। चलो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आपके पास यहां पे दो स्लिट्स हैं, S1 है S2 है, तो किस पॉइंट पे आपको यहां पे डिस्ट्रक्टिव मिलता है सेंटर से y की टर्म में, कहां मिलता है, अगर 2n माइनस वन डी लैम्डा अपॉन 2d हो, d क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का गैप है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का, स्मॉल d क्या है, स्लिट्स के बीच का गैप है ना। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको सामने डिस्ट्रक्टिव मिलने वाला है, गेटिंग माय पॉइंट। चल अब मैं बोलता हूं कि कंबाइन करके सामने जो इंटेंसिटी मिलती है, मतलब ये I1 था ये I2 था, कंबाइन करके कितनी मिलती है सामने इंटेंसिटी, तो वो I मिलती है, और क्या फॉर्मूला है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास S1 है S2 है, दो स्लिट्स हैं, और इन दोनों स्लिट्स को मैंने ऐसे कंबाइन किया है ना, मतलब यहां से सोर्स गए हैं, ये सामने जो इंटेंसिटी बनती है उसकी वैल्यू क्या होती है, I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यहां I0 जो है पहले इंटेंसिटी और दूसरे की भी I0 ही है, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, पहले सोर्स की भी और दूसरे सोर्स की भी, तो वो I0 है, और इनका जो कंबाइन करके सामने इंटेंसिटी मिली दैट इज I, तो I इक्वल्स टू होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज भी आपको सीखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आई होप आप इसको सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, स्क्रीन पे आ गए, ये आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 S2, तो सामने आपको ये ऐसे कुछ पैटर्न मिल रहा है, ऐसे कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, इस तरह से आपको पैटर्न मिल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं इसकी जो विड्थ है, ये जो स्क्रीन पे आपको ब्लैक व्हाइट मिल रहे हैं, इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इनकी, ये दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा, डी लैम्डा बाई डी, डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी है दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, एंड द फॉर्मूला इज बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज आपको सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों। अब आती है एक नया टॉपिक, दैट इज डिफ्रैक्शन, है ना। क्या सीखने वाले हैं, डिफ्रैक्शन सीखने वाले हैं, है ना। अब हमारा वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन शुरू होने वाला है। चलो क्या है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से थोड़ा अलग है। इंटरफेरेंस क्या था, इंटरफेरेंस में दो सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कंबाइन हो रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, जहां कंस्ट्रक्टिव वहां हमेशा कंस्ट्रक्टिव, जहां डिस्ट्रक्टिव वहां हमेशा डिस्ट्रक्टिव, है ना। चलो अब आता है बात डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है लाइट का मुड़ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का मुड़ना कोनों पे से। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट इट्स कॉर्नर, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके पास स्क्रीन है बच्चों, है ना, और आपके पास यहाँ पे एक ओपनिंग है ना, यहां से सोर्स है, तो सोर्स से लाइट ऐसे, ये एक सोर्स है उससे लाइट ऐसे जा रही है, ये स्लिट है, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट ऐसे जा रही है ना, यहां पे लाइट पहुंचती है, ठीक है, यहां पहुंच गई लाइट। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया यहां से जब ये यहां पहुंचती है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे हिसाब से सिर्फ यहां रोशनी आनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि इधर तो बंद है रास्ता, आगे तो बंद है रास्ता, लेकिन लाइट इधर भी पहुंच रही है, इधर पहुंच रही है, कोनों कोनों पे बैंड होके पहुंची होगी। तो ये फिनोमिना जिसमें लाइट जहां जानी नहीं चाहिए थी, जिस ज्योमेट्रिकल शेडो में लाइट जानी नहीं चाहिए थी, अगर उधर भी पहुंच रही है तो इट मींस लाइट जरूर बैंड हुई है। भाई जानी तो थी इतने हिस्से में, क्योंकि आगे ओपनिंग में यहाँ पे इस तरह से एंट्री है, लेकिन आप इसको साइड में भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इट मींस लाइट बैंड हुई है। तो ये फिनोमिना ही क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन पता है कब होता है, अगर जो आपने लाइट यूज की है उसकी जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है साइज ऑफ स्लिट के, मतलब स्लिट का जो साइज है मान लो वो नैनोमीटर में है, और आपने जो यहां से वेव भेजी है, सोर्स की लाइट जो भेजी है वो भी नैनोमीटर में है, तो लाइट आपको बैंड होती हुई दिखाई देगी। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा केस है, हमारे डेली लाइफ में नहीं होता, समझ रहे हैं, इतना नहीं देखने को मिलता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो ऑब्स्टेकल है या जो साइज ऑफ स्लिट है वो बहुत छोटा है और इतना है कि जितना आपने लाइट की वेवलेंथ ली है, तो वहां पे आपको लाइट ज्योमेट्रिकल रीजन में भी मिलती है, साइड में फैल जाती है। दिस इज नोन एज diffraction, the phenomena of bending of light around the sharp corners and spreading of light within the geometrical shadow में भी फैल गई, ठीक है ना, of opaque obstacle is called diffraction of light। इसे क्या बोल देते हैं, diffraction बोल देते हैं लाइट का, ठीक है। चलो
अब ये चीज हम सीख गए। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम सिखाऊंगा बच्चों, इस डायग्राम को आपको सीखना है। देखिए मैं आपसे डायग्राम आपको क्लियर करता हूं क्या है। आपने बच्चों यहाँ पे एक स्लिट बनाई है, ध्यान से सुनना है, ये स्लिट बनाई है, यहां से रेज आ रही हैं, ठीक है। यहां से मैं क्या भेज रहा हूं, मैं रेज भेजता हूं, कैसे भेजता हूं मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। मैं इसको यहां से रब करके अब आपको मैं दिखाता हूं। चलिए देखो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ये बनाया, ठीक है। यहां एक पॉइंट सोर्स है, रेज ऐसे जाएंगी, है ना, ऐसे तो जाएंगी, यहां पे इस पे ऐसे पड़ेंगी ये रेज जाके, है ना, ये पड़ गई ऐसे। तो यहां से बच्चों यहां पे मैंने एक लेंस और रख दिया, ये लेंस मैंने एक और रख दिया यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने लेंस रखा, यहां से ये इसकी इमेज कहीं यहां बन गई ऐसे करके, ठीक है ना, ये इसकी इमेज बन गई। लो जी ये स्क्रीन है, ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसको याद कर लीजिएगा। यहां से रेज आई हैं, ठीक है, और यहां से आपने ये क्या है, ये साइड ऑफ स्लिट है ए, ये क्या है, साइड ऑफ स्लिट ए। ये क्या है, ये कैपिटल डी है, ये क्या है, कैपिटल डी। अब होगा क्या, लाइट बैंड होगी। तो मैंने कहा एक्चुअल में लाइट ऐसे ना जाके थोड़ी सी बैंड होगी, कितने एंगल पे, थीटा डैश पे, है ना। ऐसे ही ये वाली ना ऐसे जाके ऐसे बैंड हो गई, ये वाली कुछ ऐसे बैंड हो गई, तो इनकी इमेज कहीं पे यहां बनी ऐसे करके, समझ रहे हैं, ये सब बैंड हो गई, यही तो फिनोमिना है ना। जानी ऐसे चाहिए थी पर ऐसे बैंड हो गई, कितने कितने एंगल पे, थीटा डैश एंगल पे। तो ये चीज हुई है। तो इसको मैंने बोला कि लाइट यहां बननी चाहिए थी फोकस पे, लेकिन वो थोड़ी सी लाइट यहां तो बनाई है, यहां तो सबसे ज्यादा रोशनी मिली है। दिस इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोला मैंने इसको, सेंट्रल मैक्सिमा बोला, है ना। लेकिन आपको थोड़ी सी रोशनी यहां भी मिली, तो इसको मैंने बोला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोला मैंने इसको, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो स्क्रीन पे पता है क्या देखने को मिलता है, सामने बिल्कुल सेंटर पे तो मिलेगा आपको रोशनी, फिर लेकिन लाइट थोड़ी सी बैंड भी हुई है, तो इधर भी बना है और नीचे की तरफ भी बना है। इसको बोला मैंने फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। और बीच में कहीं पे बच्चों यहां अंधेरा भी मिला है आपको, इसको मैंने क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपको सामने देखने को मिलता है। मतलब आपने, मैं आपको इसको और शॉर्ट में बताऊं तो एक लेंस था, लेंस के हिसाब से जो रेज जा रही थी, आपको इमेज एक पॉइंट पे मिल जानी चाहिए थी, यहाँ पे शार्प इमेज मिल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ शार्प इमेज के साथ साथ एक आपको डार्क बैंड मिला, फिर व्हाइट बैंड मिला, डार्क बैंड मिला, तो इस तरह से आपको सामने देखने को मिला, है ना। व्हाइट बैंड बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट यहाँ पे, फिर इसके बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया, फिर व्हाइट हो गया, है ना, क्योंकि लाइट थोड़ी थोड़ी सी बैंड हुई है ना। चलो ये एंगल हमने देखा, तो किस एंगल पे आपको मिनिमा मिला और किस एंगल पे आपको मैक्सिमम मिला। किसी एंगल पे देखो, ऐसा थोड़ी है कि लाइट ऐसी बैंड हुई है, और भी बैंड हुई है लाइट, कुछ इस तरह से भी हुई है, कुछ इस तरह से भी हुई है, तो ये अलग अलग एंगल्स हैं। तो कौन से एंगल पे क्या मिलता है ना, सामने रोशनी मिलती है कि अंधेरा मिलता है। तो अगर एंगल n लैम्डा बाई a है, यानी कि जैसे ये लेंस है, ये ऐसे था और आपने यहां से रेज ऐसे पहुंचाई है, यहां इसकी इमेज बनी है। अब आपने जो बेंडिंग देखी, बेंडिंग कुछ ऐसे हुई कि ये रेज कुछ ऐसे बैंड हो गई, है ना, इस तरीके से सामने स्क्रीन पे ये ऐसे बैंड हो गई, कितने कितने एंगल पे, थीटा थीटा पे। तो अगर थीटा, ये जो बेंडिंग है वो n लैम्डा बाई a है, कितनी है, n लैम्डा बाई a क्या है मैं आपको दिखाता हूं, a है साइज ऑफ स्लिट a, ठीक। अगर ये थीटा, अगर ये डिफ्लेक्शन जो हुआ है लाइट का n लैम्डा बाई a की फॉर्म में है, तो सामने मिलेगा मिनिमा। क्या मिलेगा यहाँ पे, मिनिमा, अंधेरा मिलेगा। और अगर ये एंगल बच्चों, ये वाला एंगल कोई और एंगल है जो कि 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a है, कितना है, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a। अगर ये एंगल इतना बनता है सामने, तो आपको उस जगह पे मिलेगी रोशनी, है ना, वहां पे लाइट पहुंची है, बैंड हुई है। तो कहां पे लाइट आपको अंधेरा दे रही है, n लैम्डा बाई एंगल पे, ये एंगल है, और एंगल ले लिया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिया, वहां मिल रही है आपको रोशनी। यानी कि इसको मैं बोलता हूं मिनिमा, इसको बोलता हूं मैं मैक्सिमा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा अब स्क्रीन की बात कर लेते हैं। भैया आपके पास स्क्रीन थी, ये लेंस था, रेज पहुंची थी, कुछ इस तरह से पहुंची थी रेज, है ना। तो स्क्रीन पे किस जगह पे, सेंटर से क्या मिलता है आपको, मिनिमा मिलता है कि मैक्सिमा मिलता है। तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रखिएगा, फॉर्मूले लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूले जितने जल्दी याद करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं मिनिमा के लिए सामने स्क्रीन पे अंधेरा मिलता है, कहां मिलता है अंधेरा, जब आपके पास y की वैल्यू n d लैम्डा बाई a हो। कहां मिलता है अंधेरा, जब आपको y की वैल्यू क्या दी हो, n d लैम्डा बाई a। अच्छा और दूसरी बात, कहां आपको रोशनी मिलती है, जहां पे आपको y की वैल्यू 2n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2a मिलती है। मतलब स्क्रीन पे सेंटर से अगर डिस्टेंस इस फॉर्म में है, तो आपको सामने स्क्रीन पे क्या मिलेगा, रोशनी मिलेगी।
मैक्सिमम मिलेगा। और अगर आपका आंसर y की वैल्यू ये आ रही है, ये जो अंतर है जिस सेंटर से किसी डिस्टेंस पे मैं बात करूं जो कि इस फॉर्म में है, जैसे d लैम्डा अपॉन a है, 2d लैम्डा बाई a है, 3d लैम्डा बाई a, इन जगह पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो लाइट कहां कहां मुड़ी है, कहां कहां मैक्सिमम मिलेगा, 2n + 1 d लैम्डा अपॉन 2a। यहां n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, डिफ्रैक्शन को आपको जान लिया होगा, लाइट का मुड़ना ही आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट कर्व मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ देयर ऑर्डर। मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों। देखिए आपके पास एक स्लिट होती थी, सिंगल स्लिट होती थी ना डिफ्रैक्शन में, यहां स्क्रीन होती थी, तो सामने जो चमक मिलेगी सेंटर में मैंने बताया था सबसे ज्यादा मिलेगी, फिर आपको अंधेरा मिलेगा, फिर आपको रोशनी मिलेगी, फिर आपको अंधेरा मिलेगा, फिर आपको रोशनी मिलेगी। कुछ ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सेंटर पे यहां सबसे ज्यादा आपकी इंटेंसिटी होती है, सबसे ज्यादा चमक होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा मिलेगा, फिर आपको रोशनी तो मिलेगी पर कम इंटेंसिटी की मिलेगी, फिर अंधेरा आ जाएगा, मतलब जैसे स्क्रीन है यहां आपको सबसे ज्यादा रोशनी मिलेगी, है ना, फिर आप यहां अंधेरा आ जाएगा, फिर हल्की सी रोशनी मिलेगी, फिर अंधेरा आ जाएगा, फिर और हल्की रोशनी, फिर अंधेरा, है ना। तो क्या होता जा रहा है, सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है, फिर इंटेंसिटी क्या होती चली जाती है, रोशनी जो होती है वो धीरे 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 उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटेंसिटी कर्व है बच्चों। क्या है ये इंटेंसिटी कर्व, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, फिर अंधेरा, फिर आपको जो रोशनी मिलेगी थोड़ी कम मिलेगी, फिर आपके पास यहाँ पे मिनिमा, फिर यहाँ पे रोशनी, फिर मिनिमा, फिर रोशनी। समझ रहे, ये हो रहा है। चलो आगे लेके चलो आपको। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में क्या होता था, दो स्लिट होती थी, है ना, स्क्रीन होती थी सामने, यहाँ सोर्स S1 होता था, यहाँ सोर्स S2। डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है और बस यही होती है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता था, सामने आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी, ये मिलती है ना ब्राइट डार्क, तो इनकी जो विड्थ है, जो इनकी चौड़ाई है, वो सबकी सेम है अगर इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर आपके पास डिफ्रैक्शन है तो सबसे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगी वो सेंटर वाली मिलेगी। ये डिफ्रैक्शन था, यहां सबसे ज्यादा आपको सबसे बढ़िया ब्राइट फ्रिंज यहां मिलेगी, फिर इनकी जो फ्रिंज विड्थ है वो घटती चली जाएंगी, है ना, उनका साइज घटता चला जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैव गॉट डबल विड्थ टू दैट ऑफ द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा। सेंटर वाले में सबसे ज्यादा आपको विड्थ मिलती है और फिर आपकी विड्थ कम होती है, ठीक है ना। अच्छा, सारी इंटरफेरेंस में जो भी कहीं पे भी आप देख लें, सबकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, है ना, लाइट की इंटेंसिटी जो है हर जगह पे वो कैसी है, हर जगह पे सेम रहती है। मतलब जैसे स्क्रीन है तो आपको जैसे ये स्लिट S1 और S2 बना है, S1 और S2 सामने स्क्रीन पे, यहां आपको सबसे ज्यादा चमक मिलेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं जो चमक है, फिर आपके पास अंधेरा आएगा, लेकिन जो दोबारा से रोशनी मिलेगी ना वो उतनी ही इंटेंसिटी की मिलेगी जितनी पहले थी अगर इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर आप बात करें डिफ्रैक्शन की तो सेंटर वाले पे चमक सबसे ज्यादा है, मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे, और फिर चमक क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहां डिफ्रैक्शन में आपको और इंटरफेरेंस में ये अंतर समझने की जरूरत है, ठीक है ना। यहां पे देखो दो स्लिट यूज होती है इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में एक होती है। दूसरी बात, यहां जो इंटेंसिटी है इंटरफेरेंस में वो सबकी ब्राइट वाले की जो इंटेंसिटी है, जहां जहां ब्राइट बनेंगे सबकी चमक एक जैसी होगी। डिफ्रैक्शन में सेंटर वाले की चमक सबसे ज्यादा और साइड साइड वालों की कम हो जाएगी, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, है ना, समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से जान लिया होगा ना बच्चों। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11। चैप्टर 11 सीखने वाले हैं और इसको मैं बोलता हूं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलो मैं वर्ड का मतलब बताता हूं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन होता क्या है, लाइट जो है ना वो रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है, लाइट जो है रेडिएशन है। तो लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो डुअल नेचर का मतलब दो नेचर है, किसके पास, रेडिएशन के पास, है ना, और दो ही नेचर है मैटर के पास। रेडिएशन तो हो गई एनर्जी, तो कैसे नेचर की एनर्जी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। मैटर जो है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका मास हो, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज मैटर है। तो मैटर के भी दो ही नेचर हैं, मैटर पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है और मैटर जो है वेव नेचर की तरह बिहेव भी करता है। इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, सबसे पहले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सरल तरीके से सीखना है, सीख जाएंगे, बस आपको जानते जाना है और पढ़ते जाना है। मैं आपको जो सिखाने वाला हूं यहाँ पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, आपको क्लियर हो जाएगी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पता है क्या सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या सिखाने वाला हूं, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब मैं आपको लाइट का नेचर दिखाने वाला हूं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है और साथ साथ वेव नेचर भी होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं।
पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम सुन लो, होलवाच साइंटिस्ट का नाम है, एंड लिनर्ड, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है। तो होलवाच और लिनर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको सिखाने वाला हूं। पता है क्या होता है, यहां से आप ये एक आपके पास ग्लास स्लैब थी बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, फिर उनके हम समीशन कर देंगे कि हमने क्या सीखा इसमें। तो क्या होता है, जब आप यहां से विंडो के थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां से लाइट डालते हैं, यहां पे एक मेटल के यहां पे सरफेस लगी हुई है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं बच्चों। क्या आ जाते हैं बाहर इसमें से, इलेक्ट्रॉन्स। तो पता है क्या देखा गया, वो चीज मैं आपसे बताता हूं। जैसे आपने लाइट की चमक बढ़ाई ना, चमक इंटेंसिटी है ना, लाइट की जितनी ज्यादा आपने चमक बढ़ाई, आपने देखा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर आए हैं। तो इतना ज्यादा आपका फोटो करंट बना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो फोटो करंट। तो पहली बात हमने क्या नोट की, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें आपने ग्लास स्लैब ली है, आपने एनर्जी डाली है मेटेलिक सरफेस पे, ये देखा कि अगर आपने ज्यादा चमक की लाइट डाली तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो ज्यादा करंट बनेगा। तो मैंने बोला कि जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उतना ज्यादा फोटो करंट बढ़ता है। फोटो मतलब फोटोन, यानी कि लाइट से बनने वाला करंट। लाइट पड़ी तो यहां से इसमें से उतना ही ज्यादा करंट बना है, ये चीज देखी गई। चलो तो मैं आपसे दिखाता हूं इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज आपको देखने को मिली, मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला पॉइंट, लार्जर इज द इंटेंसिटी, जितनी चमक की लाइट डाली, लार्जर विल बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतने ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं एमिटेड पर सेकेंड। और सैचुरेशन करंट, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या बना है, सैचुरेशन करंट बना है। गेटिंग माय पॉइंट, मैं बोल रहा हूं कि यहां से जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाली, उतने ज्यादा इसमें से क्या निकले हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, उतना ज्यादा करंट बना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बोलेंगे आप फ्रीक्वेंसी क्या है, चलो मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूं। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर है लाइट का, सिंपल सी बात। फ्रीक्वेंसी क्या है, कलर। तो पहला नियम ये बनाया गया, जो चीजें ऑब्जर्व की गई, कि जितनी ज्यादा चमक बढ़ाई है, कलर चेंज नहीं किया है, लाल रंग से गाढ़ा लाल रंग किया है, तो कहा कि जितनी ज्यादा चमक बढ़ाई उतने ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी, कलर बदल दिया, तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा करंट पे, फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चमक बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, कलर चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए हैं। तो ये पहला पॉइंट, आपको पहला नियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है, लार्जर इज द इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा चमक, लार्जर विल बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकंड में, और इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। एंड इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, मतलब आपने कलर चेंज नहीं करना है। अगर आपने कलर चेंज किया तो आपने देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितना पहले बन रहा था उतना ही करंट बन रहा है। किससे प्रभाव पड़ा, सेम कलर की आपने सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करा है करंट जो बना है, ठीक है, फोटो करंट बोल रहे हैं। तो ये चीज आपको इसमें आपने सबसे पहले नियम में सीखी। चलो अब मैं आपको इसका सेकंड नियम बताता हूं, क्या है सेकंड नियम, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां से क्या हुआ बच्चों, जब आपने यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आपकी बार मैंने फ्रीक्वेंसी बदली, दूसरा केस फ्रीक्वेंसी मतलब कलर चेंज किया, तो मैंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्या बोला, अगर आपने यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकले जितने पहले निकले थे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप इस क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और यहां पे मैंने अगर निगेटिव का पोटेंशियल लगाया है, कैसा पोटेंशियल, निगेटिव, ये कौन से नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन, तो यहां इनसे ये जो रोड है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लेके आए हैं तो रोकने के लिए आपको जो यहाँ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा। अगर ये ज्यादा एनर्जी ज्यादा लेके आए हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, ज्यादा एनर्जी लेके आए, तो इनको रोकने के लिए सामने निगेटिव का एक पोटेंशियल लगाया है, क्योंकि निगेटिव रिपेल करते हैं, तो वो भी आपको ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। रोकने वाला जो वैल्यू आप पोटेंशियल लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले -5 पे रुक रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, रोकने के लिए -8 वोल्ट चाहिए,
समझ रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, रोकने वाला पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ये आपका दूसरा रूल हो गया। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, कि आपने कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पे डाली है। समझ गए? चलो अब मैं आपको इसका तीसरा नियम बताता हूं, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है। देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों यहां की, बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मतलब आपने इसको अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दी, आप चमक कुछ भी कर लें, मैं बोल रहा था ना कि चमक बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई एक कंडीशन जरूर है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं रखी और आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको लगानी पड़ेगी, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपने वो शर्त पूरी कर दी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको दे दी, फिर आपने चमक बढ़ाई लाइट की, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी। तो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, हाउस ओवर इंटेंसिटी में हैव एनी वैल्यू, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो। ठीक है, तो दोबारा सुन लेते हैं। पहला रूल क्या बनाया कि लार्जर इज द इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा चमक उतना ज्यादा फोटो करंट। दूसरी चीज, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए निगेटिव वाला वो भी उतना ही ज्यादा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। तीसरी चीज, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लें। चौथी चीज, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये बहुत तुरंत प्रोसेस हुई, जैसे लाइट पड़ी एकदम से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये हमने यहाँ पे एक्चुअल में किसकी स्टडी की, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहा है ये किसकी खूबी है, ये उस एनर्जी की तो खूबी है जो इस पे आगे पड़ी है, ये रेडिएशन की तो खूबी है। तो हम एक्चुअल में रेडिएशन की स्टडी कर रहे हैं। तो ये चार नियम समझ में आए आपको? तो ये एक्चुअल में मैं इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं कर रहा था, मैं इस एनर्जी की स्टडी कर रहा था। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी थी, है ना? तो यहां से ये पता लगाया गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाएगा, फाइनल रिजल्ट बताता हूं, वीडियो देखिएगा, डिटेल आपको पता लग जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के हमने नियम याद कर लिए क्या है। दूसरा ये सीखा कि इससे पता लगता है कि जो लाइट डाली गई है ये पार्टिकल नेचर की है। कैसे नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है। तो कौन सा ऐसा नियम है जो बताता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है? कौन है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम जो सीख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सीख रहे हैं, इसके डिटेल में भी जा सकते हैं, वीडियो देखनी होगी, लेकिन आपको अब इतनी बात तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने वाली है, मुझे पता है आप इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाता हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे। चलो क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पे इस तरीके से वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को इस पे ऐसे ड्रॉप कराया है, ठीक है, और यहां से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, है ना? अच्छा, पहले मैंने इसको पोटेंशियल मैंने प्लस का दिया। कैसा पोटेंशियल दिया मैंने इसको? प्लस का, है ना? तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ड्रॉ की लाइन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे करंट लिखा, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैंने करंट लिखा, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिखी। तो मैंने देखा कि भाई इस पे आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, इस जैसे ही इस पे लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो मैंने कहा जब वोल्टेज नहीं लगाई, कोई वोल्टेज नहीं लगाई शुरुआत में, यहां कोई वोल्टेज नहीं लगाई, लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वोल्टेज जीरो थी पर करंट तो रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है। वोल्टेज नहीं लगाई, सिर्फ आपने क्या डाला, रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, वोल्टेज जीरो, करंट है आपके पास। फिर क्या हुआ, मैंने इसको प्लस की वोल्टेज दी तो इलेक्ट्रॉन्स भागने शुरू हो गए इसकी तरफ को, तो करंट का क्या हुआ, करंट बढ़ गया। तो करंट बढ़ना शुरू हो गया, वोल्टेज बढ़ाते गए, और जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारे जितने भी थे सब फ्लो हो गए, अब कुछ नहीं बचा। तो करंट कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया। अब आपने वोल्टेज पहले +1 वोल्ट लगाई, इलेक्ट्रॉन भागे, +2 लगाई और भागे और करंट बना, फिर +3 लगाई और इसमें से जितने थे इलेक्ट्रॉन्स खींच खींच के निकल के जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो करंट बढ़ेगा, है ना? लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते थे वे निकल चुके हैं, अब क्या होगा, अब वोल्टेज बढ़ाते रहो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब मैंने उल्टा किया, अब मैंने यहाँ प्लस वोल्ट हटा दिया, मैंने वहां माइनस की वोल्टेज लगानी शुरू की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे थे, अब उनको रिपल्जन मिलना शुरू हुआ, वे अब जा नहीं रहे पास में, अब ये दूर हट रहे हैं, तो करंट का क्या होगा, करंट घटेगा। तो वोल्टेज जब आप यहाँ -2 लगाते हैं करंट घट जाता है, -3 लगाते हैं और घट जाता है, -5 लगाते हैं और घट जाता है, -7 पे और घट जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये पीछे की तरफ करंट क्या होता जा रहा है, वोल्टेज आप माइनस की लगाते जा रहे हैं तो करंट घटता जाता है। ये लाइन मैंने आपको सिखाई, ये वाली देखो, ये दिख रही है एक पर्टिकुलर चमक पे, है ना? फिर अब आपने चमक बढ़ा दी, तो आप पहले करंट यहां से पाते थे, है ना? इंटेंसिटी जब I1 थी तब के लिए मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, 0 वोल्टेज लगाई, करंट को नोट किया,
वोल्टेज प्लस की करंट को नोट किया, फिर सैचुरेट हो गया, फिर मैंने निगेटिव लगाई तो ये करंट ऐसे ऐसे पीछे कहीं यहाँ पे घट गया, और इसे मैं क्या बोल रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा था, जहां पे रुक गया था। फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अगर मैंने यहां से चमक बढ़ाई लाइट की, पहले I1 यूज की थी, अब I2 यूज की, तो I2 बढ़ाने से आपका करंट बढ़ गया, मतलब आपके पास यहाँ पे पहले अगर यहाँ से करंट बनता था जैसे लाइट डालते थे, अब एक्स्ट्रा करंट बना, और फिर ये वही प्लस की लगाई, करंट बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, और पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये एक ही जगह रुका, यहां के रुका, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम आया, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कब नहीं पड़ा, इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या बढ़ रहा है, पहले इतना करंट आता था, फिर क्या हुआ, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई और ज्यादा करंट आने लगा, फिर और ज्यादा करंट आने लगा। जैसा इस लाइन में मैंने किया था, इसमें बैटरी को पहले 0 वोल्ट से शुरू किया था, फिर करंट बढ़ाया था, वोल्टेज बढ़ाई थी, प्लस की थी, फिर घटाई थी, तो ये एक कर्व बनता था। तो मैंने 3 इंटेंसिटी पे कर्व देखा, तो मैंने देखा कि करंट बढ़ गया, सैचुरेशन करंट बढ़ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आया, सेम आया। ये ग्राफ समझ में आया, बहुत बढ़िया, आ जाना चाहिए, है ना। 0 वोल्ट से शुरू किया है, वोल्टेज बढ़ाई है, करंट बढ़ता है फिर सैचुरेट हो जाता है, निगेटिव वोल्टेज करेंगे तो घटेगा, यहां पे आके 0 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये इसका ग्राफ हो गया, पहले वाला बनाया, फिर आपने दूसरा ग्राफ बनाया, फिर आपने तीसरा ग्राफ बनाया, अलग अलग लाइट को यूज किया, एक्सपेरिमेंट में वही किया, 0 वोल्ट से शुरू किया, वोल्टेज बढ़ाई, करंट को बढ़ाया, वोल्टेज घटाई, करंट को घटाया। चलो, अब इसके बाद बच्चों मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हुआ, पहले तो चमक के साथ देखा, कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ चमक बढ़ाई। दूसरा केस मैंने क्या किया, मैंने कलर चेंज करना शुरू किया, न्यू1, न्यू2, न्यू3, तो मैंने देखा वही चीज किया, लाइट डाली 0 वोल्ट, तो हमने देखा करंट तो बना, क्योंकि बनता है इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसमें से निकलेंगे। फिर मैंने यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगाई, करंट बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है ना। फिर मैंने यहाँ पे निगेटिव बैटरी लगाई, करंट घटता है और फिर आके यहाँ पे कितना हो जाता है, 0, है ना, निगेटिव बैटरी लगाने पे। तो मैंने देखा कि अगर मैंने ऐसा किया, अलग अलग लाइट के लिए किया, सेम एक्सपेरिमेंट, 0 वोल्ट, प्लस की वोल्ट और माइनस की, बस मैंने यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज की है, कलर चेंज किया है, तो मैंने देखा कि पहले केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बना था, मतलब जो वोल्टेज चाहिए थी रोकने के लिए, पहले केस में -4 चाहिए थी, फिर हमने देखा कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो आपकी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल -8 हो गया, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, -12 हो गया, मतलब करंट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सैचुरेशन करंट पे, लेकिन जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ते चले गए, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात सीखने की है, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, पर करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी। समझ गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। जिसको इनमें अभी प्रॉब्लम आ रही है, जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो देखेंगे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से इसका, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, समझ जाएंगे। चलो, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे देखने की आपको बनती है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही तो होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या बढ़ता जा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाएंगे, बताओ क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यही तो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। आप बोलेंगे आपने यहां से क्यों बनाया, यहां से क्यों नहीं बनाया, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, किसे रोकेंगे जब कुछ निकलेगा ही नहीं, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो आप किसे रोकेंगे, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, है ना, तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो रोकने के लिए, मतलब जैसे ये आपके पास इस तरीके से था, ये था, है ना, यहां से आपने क्या डाली थी, रेडिएशन डाली थी, मैं बोल रहा हूं इस पे आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना रोकने के लिए पोटेंशियल जो चाहिए था, पहले -2 चाहिए था, फिर -4 चाहिए होने लगा जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है, घबराना नहीं है। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत डिटेल में आपको उन वीडियोस में बताया गया है पूरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसको ये समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसको याद भी करना है और इसको तैयार भी करना है। चलो, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आती है बच्चों बात आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल सी है। देखिए, आपके पास आइंस्टाइन ने ये बोला है कि लाइट का नेचर कैसा है जी, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है ना। ये जो भी चीज देखने को मिली ना एक्सपेरिमेंट में,
आइंस्टाइन ने उनका एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने बोला कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक मेटल का सरफेस लगा रखा है, यहाँ से रेडिएशन डाली है, इस पे रेडिएशन पड़ी है जाके, तो जब इस पे रेडिएशन पड़ी है जाके, तो उन्होंने बोला कि जो आपने एनर्जी दी है ना, एच न्यू दी है, और इसमें से कुछ खर्चा हो गया किस चीज में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एच न्यू नॉट, है ना। ये वो एनर्जी है जो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो सब निकल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी दी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च हो गई, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, और बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आगे निकल गई। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये एनर्जी हमने दी है, एच न्यू नॉट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए थी, बाकी बची हुई कहां निकल गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने बोला कि लाइट जो है, लाइट का नेचर जब वो किसी मेटल से टकराती है एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन कैसे बिहेव करती है, जैसे कि एक सोर्स हो, एक पार्टिकल सोर्स हो, जिसे हमने क्या नाम दिया है, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के नाम से उन्होंने उसको बताया है ना। तो इन चैप्टर में बच्चों आपको ये बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत है। बड़ा सिंपल है, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं आप इतनी भी सुन लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे बातों को। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं जो आपकी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको इसके बारे में जानकारी दे देगी। चलिए अब आती है बात डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब है कल्पना, ठीक है। कल्पना, किसकी कल्पना, देखो लाइट का नेचर कैसा बताया गया, डुअल, वैसे तो वेव नेचर है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर को उसको हमने प्रूफ किया। तो ये कह रहे हैं दुनिया में दो ही चीजें हैं, क्या, या तो रेडिएशन है या फिर क्या है, या तो रेडिएशन है या मैटर है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर है या रेडिएशन है ना। रेडिएशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने दिखाया कि दोनों नेचर है इसके, है ना। जब तक लाइट आती है, टकराती है किसी मेटल सरफेस से, उससे पहले तो उसका वेव नेचर था। जब वो एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, जब वो टकरा जाती है, उस टाइम पे वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि एक पार्टिकल नेचर हो। सिमिलरली उन्होंने बोला कि अगर रेडिएशन के साथ ऐसा है तो आपके मैटर के साथ भी ऐसा ही होगा, कि दुनिया में जो भी मैटर है, जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास है, वो अपने साथ दो नेचर रखता है। कैसा, वो नेचर रखता है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, है ना। पार्टिकल तो है ही वो, मैटर तो पार्टिकल है ही, साथ में वो कैसा नेचर रखता है, वेव। यानी कि जब वो चलता है तो एक्चुअल में वो ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है, ऐसे लहर लेके चलता है ना। तो हर एक चीज के साथ दुनिया में क्या जुड़ी हुई है, वेव नेचर जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी मैटर के साथ जो वेव जुड़ी हुई है वो क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। किसी भी मैटर के साथ जो वेव जुड़ी हुई है एच अपॉन एम वी है। तो हर चीज जो चलती है वो इस तरह से चलती है। वो बात अलग है, हमें दिखाई नहीं देती हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ हो जाती हैं या बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ हो जाती हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता, लेकिन वेवलेंथ जुड़ी हुई है। तो ये हाइपोथेसिस है। उन्होंने बोला कि जब रेडिएशन के साथ ऐसा हो रहा है तो मैटर के साथ भी ऐसा ही होगा, कि मैटर भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखेगा। चलो अब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएट होती है। मान लो आपके पास ये पॉजिटिव, आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरफ को भागता है तो एक्सेलरेट होगा, तो वेव नेचर की फॉर्म में भागेगा। तो कितनी वेवलेंथ जुड़ी हुई है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m/qv। जरूरी नहीं है निगेटिव हो, कोई भी पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करा रहा हूं मैं इसको, है ना। अगर यहां मैं निगेटिव का पोटेंशियल लगा दूं और पॉजिटिव को इसकी तरफ को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कितनी वेवलेंथ जुड़ी हुई है, h अपॉन अंडर रूट 2m/qv, है ना। 2m/qv, यहाँ m मास है उस पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, q चार्ज है उस पार्टिकल का, और v वोल्टेज जो आपने यहाँ पे लगाई है इसको एक्सेलरेट कराने के लिए, 5 की लगाई है, 10 की लगाई है, कितने की लगाई है ना। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन की स्पेशल केस की बात करूं तो ये पता है कितना आता है सोल्व करके, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो कितनी वेवलेंथ जुड़ी हुई है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। वी आपने यहाँ वोल्टेज लगाई है इसको एक्सेलरेट कराने के लिए एंगस्ट्रॉम में। और किसी चार्ज पार्टिकल के साथ कोई भी चार्ज हो तो ये फॉर्मूला। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सीखा होगा, जाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सीधा जाना है। आपको यहाँ ओवरव्यू लेना था, आपने बहुत अच्छे से ओवरव्यू लिया। आप जिस बच्चे को चैप्टर जिसने पढ़े हुए हैं उसके तो मजे आ गए होंगे, उसने बहुत चीजों को अच्छे से सीख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। लेकिन बच्चों अगर कोई बच्चा इस तरीके से थोड़ी चीजों में कंफ्यूज हो रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, उसको लग रहा है कि समझ में तो आया लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो घबराना नहीं है। सीधा चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, आपको हर चैप्टर की इस तरह से वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देगा। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से ये चीजें सीखी होंगी। और अगली वीडियो में लास्ट ओवरव्यू आने वाला है फिजिक्स का, जिसमें मैं आपको सारा आगे का
कवर कराने वाला हूं और इस तरीके से हम इस कंप्लीट ओवरव्यू को खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे से आपको इस तक ये सारी चीजें पहुंचा देंगे। और इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। यस, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचा करेंगे। तो अब की बार डरना नहीं है, डटना है। तो डरने की है क्या बात जब आ जाए क्लासेस है आपके साथ। तो बने रहिए, करते जाइए, कर जाएंगे अब की बार 95 पार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेने वाले हैं आगे के चैप्टर्स का ओवरव्यू।